हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से मैं अंकित पाल वेलकम करता हूँ आपका हमारे चैनल अंकित सर साइंस में। हमारा चैप्टर चालू था इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें लेक्चर नंबर 2 रहेगा आज। तो लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता है करंट पास करके सर्किट में कौन सी हीट जनरेट हो रही है, उस हीट के क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हीट पास करो, इलेक्ट्रिसिटी पास होएगी, हीट जनरेट होएगा, उस हीट का क्या इफेक्ट होता है, बस इतनी सी बात है। लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा मैं यूनिट बताना भूल गया, तो यहाँ पे अभी बता देता हूँ मैं। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर देखोगे आप तो उसके बाद का ही था। देखो यूनिट ऑफ पावर, अब पावर का फॉर्मूला तो हो गया वी आई पी। अब इसकी यूनिट कैसे बताओगे। यूनिट के लिए तो भैया देखो, इसकी यूनिट पता करने के लिए हम इसी को यूज़ करेंगे। बताओ ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस माने क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। इसे बोलते हैं जूल अपॉन कूलम, इसे बोलते हैं जूल अपॉन कूलम। और ये क्या है, दिस इज द करंट। ये तो आपको पता है क्यू बाई टी क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो क्यू मतलब चार्ज, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलम। टाइम की क्या होती है भैया, सेकंड। 1 क्यों लिखा, ऐसे ही स्टाइल है, फैशन है, इससे इसे उड़ा दो, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो ये तो इसे भी उड़ा दो, उड़ाने में क्या जाता है बे, जूल अपॉन सेकेंड। अभी जूल अपॉन सेकेंड को हमने एक नया नाम निकाल दिया, वैट। क्या नाम निकाल दिया इसका, वैट। जूल अपॉन सेकेंड लिख सकते थे ना सर, हाँ तो मैं वैट लिखूंगा, ये अंग्रेजों का किया धरा है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं SI, यूनिट ऑफ पावर इज वैट, दैट्स इट। बस टंटा खत्म, यही जानने का था आपको, बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आज जो अपना मेन रहेगा वो रहेगा आज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अपना रहेगा नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग डाल दो मास्टर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है समझा दिया, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है बता दिया, कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण सर्किट में जो हीट जनरेट होता है उसके इफेक्ट्स को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट तो आपने बता दिया मास्टर, लेकिन इसको हमारे बुक में जो दिया है उसके हिसाब से बताओ। तो देखो हीटिंग इफेक्ट में सबसे पहले आपको मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो एक नॉर्मल कॉइल, आपको नॉर्मल कॉइल दिख रही है, बिल्कुल सीधी सादी, ऐसा लगता है बेचारी इसको खाना पीना नहीं मिला है, बिल्कुल पतली दुबली सी। वहीं पे देखो कॉइल्ड कॉइल, इसे देखो कॉइल्ड कॉइल को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉइल्ड कॉइल जो है ये एक सिंपल कॉइल ही है, नॉर्मल वाली कॉइल ही है। लेकिन ये कॉइल जो थी पहले वाली, ये देखो पहले वाली कॉइल देखो, ये बिल्कुल नॉर्मल सी सीधी सादी सिकुड़ी हुई थी, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी मोटी कॉइल है। ये उसी कॉइल को कॉइल करके नया कॉइल बनाया है, इसे कहते हैं कॉइल्ड कॉइल। क्या कहते हैं इसे, कॉइल्ड कॉइल। कॉइल्ड कॉइल और इसमें फ़र्क क्या है, बहुत फ़र्क है। इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। और इसे ही जो देखो यहाँ पे जो कॉइल्ड कॉइल है, इसी का यूज़ हम करते हैं मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में, जहाँ पर हीटिंग इफेक्ट का हमारे को यूज़ लेने का होता है। तो देखो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पर दिया गया है आपके बुक के अंदर ही। सबसे पहला आप देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक कुकर कैसा दिखता है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कुकर दिख रहा है आपको, वाइट कलर का, बीच में तो आपको एक स्पेस दिख रहा होगा जिसके अंदर कुछ ऐसे चक्रव्यूह जैसा बना हुआ दिख रहा है। नहीं नहीं, ये चक्रव्यूह नहीं भैया, वो चक्रव्यूह नहीं है, वो हमने कॉइल का यूज़ करके वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। क्यों बनाया है बताता हूँ। दूसरा देखो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर को देखो, हीटर के अंदर आपको गर्मा गर्म लाल लाल तार दिख रही है। तार नहीं भैया, ये वही कॉइल्ड कॉइल है, ये वही कॉइल्ड कॉइल है जिसे हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जैसा कि बताया इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाएगा, बहुत ज़्यादा वर्क डन करवाएगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और वही हीट को हम यूज़ करते हैं एज अ हीटर। उसी हीट को यूज़ करते हैं एज अ हीटर। तो ये तो हो गया हमारे को जो बुक में दिया है। और एक और देख लो भैया, ये लास्ट वाला क्यों छोड़ो, ये है बल्ब, इसे कहते हैं बल्ब। हमने आपने सबने
सबने देखा है भैया, ये बल्ब है, ये बल्ब है, इसके अंदर आपको दिख रहा है कांच है, इसमें अंदर ग्लास सपोर्ट दिया हुआ है और इसकी टंगस्टन की अंदर कॉइल भी लगी हुई है। यही हीट होती है जिसकी वजह से ये ग्लो करता है और हम आप उजाला पाते हैं। एक एक करके सबको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मोस्ट ऑफ द हीटिंग इक्विपमेंट्स यूज कॉइल्ड कॉइल। कॉइल्ड कॉइल क्या है, आप कोई पूछेगा नहीं भैया, बता दिया हूँ। कॉइल्ड कॉइल का यूज़ करते हैं। नाइक्रोम इज द हाई रेजिस्टेंट एलॉय। मतलब क्या हुआ, नाइक्रोम एक ऐसा एलॉय है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा रजिस्ट करता है। बहुत ज़्यादा रजिस्ट करने का मतलब क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस कैसा है, हाई है। कैसा है, हाई है। और इसी का यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द हीटिंग इक्विपमेंट्स में। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इसके बदले में ये आपको बहुत ज़्यादा हीट देगा। और हीट ही तो चाहिए ना भाई, हीटर में हीट का ही तो काम है। इलेक्ट्रिक कुकर में कुक करना है, पकाना है, तो उसमें हीट ही तो लगेगी। इसके लिए हम हाई रेजिस्टेंस मटेरियल दैट इज नाइक्रोम का यूज़ करते हैं। अभी आपको बल्ब दिखाया, बल्ब के अंदर जो कॉइल होती है वो होती है टंगस्टन की। वो कॉइल किसकी बनी होती है, टंगस्टन की। टंगस्टन क्या काम करता है, टंगस्टन एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस मटेरियल है। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है सर, इसका रेजिस्टेंस होता है हाई, बहुत हाई। कितना हाई हो सकता है भैया, इसका टेम्परेचर जो पता है 3400 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। सोचो, इतने टेम्परेचर पे किसी चीज़ को आप हीट करोगे वो कितनी ज़्यादा लाइट देगा, कितनी ज़्यादा लाइट देगा। और वही लाइट का हम आप यूज़ करते हो, उसी लाइट का तो यूज़ करते हैं ना भैया। लाइट जल रही है, एमिट्स लाइट, एमिट्स लाइट। ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें और कुछ बताने का नहीं बचा है भैया, हो गया। थोड़ा सा अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे बल्ब बता देता हूँ कि बल्ब दिखता कैसे है। चलो यहाँ बल्ब बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखो बना दिया बल्ब आपके लिए। यहाँ बल्ब में देखो सबसे पहला आपको स्क्रू कैप दिखा है जो कि आप होल्डर में लगाते हो, सब जानते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके ऊपर है ग्लास सपोर्ट। इस ग्लास सपोर्ट के ऊपर ही ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तो सारा खेल करता है भैया। ये है टंगस्टन, ये टंगस्टन का बना कॉइल, इसे बोलते हैं सोलेनॉइड टाइप कॉइल। सोलेनॉइड का होता है बता दूंगा, अभी अगले चैप्टर में यही आने वाला है, आगे के चैप्टर में सोलेनॉइड बता दूंगा। ये है कॉइल। सोलेनॉइड मतलब होता है बिल्कुल जैसे आपने कॉइल्ड कॉइल देखी ना अभी, वही सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड जैसा कॉइल यहाँ पे बना हुआ है, आपको दिख रहा है। यही तो है जो बहुत हाई रेजिस्टेंस का होता है, टंगस्टन का बना होता है, हीट होता है, हमें लाइट मिलती है। यहाँ पे ग्लास बल्ब है, अंदर या तो वैक्यूम होता है। वैक्यूम माने क्या, जहाँ पे बिल्कुल एयर मॉलिक्यूल्स ना हो, खाली जगह, बिल्कुल खाली, सूना सूना। और या फिर इसकी जगह पे एक नाइट्रोजन गैस हो सकती है। ये आपका बल्ब बिल्कुल सीधा साधा, कोई नहीं पूछता इसे, ना बोर्ड वाले पूछते हैं ना आपके स्कूल वाले पूछते हैं बेचारा। चलो आगे बढ़ेंगे थोड़ा। चलो देखो आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने कभी शॉर्ट सर्किट सुना है कि भैया वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया। कभी सुना होगा ना भैया, पढ़ा होगा न्यूज़ में कि शॉर्ट सर्किट हो गया और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, बहुत ज़्यादा जान माल का हानि हुआ। सुना होगा, पेपर में देखा होगा, पढ़ा होगा। शॉर्ट सर्किट होता कैसे है, शॉर्ट सर्किट होता कैसे है, देखो समझा देता हूँ शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट समझने से पहले आप ये समझो कि ये जो आपके घर में लाइट आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी है कैसी। आपके घर में जो मोटे मोटे केबल लगे हुए हैं दिख रहे हैं, इसमें से एक एग्जांपल में लिया, मोटा केबल है। मोटे केबल के अंदर 3 वायर्स होती हैं, वायर 1, वायर 2, वायर 3, 1 2 3। अभी 3 वायर में जो सबसे पहले का वायर है, इस वायर को बोलते हैं, जो सबसे पहला वायर है इस वायर को बोलते हैं लाइव वायर, इसे बोलते हैं लाइव वायर। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर, इसे बोलते हैं न्यूट्रल वायर। और तीसरे वाले को बोलते हैं अर्थ वायर, क्या बोलते हैं,
अर्थ वायर, इसका नाम तो कभी न कभी सुना ही होगा आपने, अर्थ वायर का। जैसा कि नाम बताता है भैया, अर्थ वायर है तो अर्थ वायर ग्राउंडेड होता है ये वाकई में ग्राउंडेड होता है। अर्थ वायर जो होता है वो धरती माता के पास गया होता है। अर्थ वायर को हम ग्राउंडेड करते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। बच्चे कौन से, लाइव और न्यूट्रल। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, बिटवीन, इसे ऐसे लिखूंगा BW लाइव एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वॉट। मतलब समझे, तो तुम्हारे घर में लाइट आ रही है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वॉट का। ये याद रखेंगे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, 220 वॉट का। अब देखो, ये तो आपको बता दिया लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, और यही दोनों होते हैं जो आगे जाके सर्किट से कनेक्ट होते हैं और आपको बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। देखो फिर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, सब बढ़िया था, सब चंगा सी, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई, शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया, ये बताओ मास्टर। देखो बताता हूँ, एक काम करो, इसे आप समझ लिए हो, इसे मिटाते हैं, शॉर्ट सर्किट समझाते हैं। इसे यहाँ से हटा दो। देखो लाइव है और न्यूट्रल भी है। लाइव और न्यूट्रल ही है जो आपके सारे सर्किट से जा करके कनेक्ट होते हैं, सारे सर्किट से जा करके कनेक्ट होते हैं। देखो इसमें आपका टीवी भी आ गया, इसमें आपका फ्रिज भी आ गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, फिर इसके बाद इसमें आपका एसी भी आ गया, नीचे बनाता हूँ एसी को, इसमें हो गया आपका एसी, इसमें हो गया आपका कूलर, नीचे हो गया आपका कूलर। फिर इसके बाद इसमें और कुछ चलाएंगे भैया, इसमें हम बॉयलर चलाएंगे, है ना, हाँ बॉयलर ही चलाओ, और क्या चलाओगे, वाटर बॉयलर चलाओ। तो इस तरीके से आप पूरे अपने घर के सर्किट को जो है कंप्लीट करते हो विद द हेल्प ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर। ये तो आपको समझा, लाइव और न्यूट्रल का यूज़ करके हम सर्किट कंप्लीट करते हैं। देखो शॉर्ट सर्किट कब हो सकता है, दो कंडीशन होती है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टू कंडीशन फॉर शॉर्ट सर्किट। देखो सबसे पहला कंडीशन होता है कि फॉल्टी इक्विपमेंट। अगर आपका टीवी, फ्रिज, एसी कुछ भी खराब है पहले से ही, तो फिर आपका शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि ये खराब है तो इससे जो कनेक्टेड वायर्स हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट एक साथ पास होने लगता है, और एक साथ में बहुत ज़्यादा करंट पास होने के कारण यहाँ पर आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है। दूसरा क्या है, आपने देखा होगा केबल के अंदर ना 3 कलर की वायर होती है, पीली, काली और एक कौन सी होती है, लाल, पीली, काली और लाल, जिसमें से एक तो ग्राउंडेड होती है, बची दो, वो दोनों के बीच में कितना बताया था पोटेंशियल डिफरेंस, 220 वोल्ट। अगर ये 220 वोल्ट का पोटेंशियल जो कि कंसिडरेबली हाई होता है, ये हाई होता है, आपको किसी को अगर ये करंट लग जाए तो उसका काम तमाम भी हो सकता है, मतलब ये हाई वोल्टेज करंट है। अभी हाई वोल्टेज करंट जो है ये पूरा एक रास्ता घूम के आ रहा है, पूरा एक रास्ता घूम के आ रहा है, तो इसका वोल्टेज यहाँ से अगर हाई वोल्टेज गया तो यहाँ से आते हैं वोल्टेज इसका कम हो जाता है, इसकी वजह से ये सर्किट आराम से कंप्लीट हो जाता है, ये सर्किट आराम से कंप्लीट हो जाता है। क्या हो, अगर ये जो लाइव है इसका वायर पे से यहाँ पर जो ऊपर से पीले रंग का होता है कोटिंग, वो हट जाए, और यहाँ से जो लाल रंग का कोटिंग है वो हट जाए, मतलब बेसिकली वायर खुले हो जाए। आपने देखा होगा वायर खुले हो जाए तो टेप लगा देते हैं, बेसिकली बारिश में किसी भी करंट से ये वायर्स जो है वो खुले हो जाए। अगर ये वायर्स खुले हो गए तो चांसेस है कि आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, चांसेस है कि आपस में ये क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। अगर ये कनेक्ट हो गए तो जो इतना दूर से करंट ट्रैवल करके आ रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जा रहा था, सर्किट आराम से कंप्लीट हो रहा था, अब नहीं होगा अब नहीं होगा भैया, क्योंकि करंट यहाँ से आएगा और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ तो शॉर्ट सर्किट हो रखा है, दो वायर्स जहाँ घूम के जाने थे ये तो आपस में मिल चुके हैं। अगर ये आपस में ही मिल गए हैं तो यहाँ से एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास होगा, यहाँ से एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास होगा जो कि यहाँ से घूम के आना था। अब इतना सारा अमाउंट ऑफ करंट एक साथ यहाँ से पास हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर लगेगी आग। और वही जो न्यूज़ आप सुनते रहते हो, देखते रहते हो,
वो ऐसे ही होता है। या तो यहाँ से कोटिंग हट जाती है, यहाँ लिख देता हूँ कि ड्यू टू रिमूवल ऑफ कोटिंग, ड्यू टू रिमूवल ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर कोटिंग, न्यूट्रल वायर कोटिंग। कोई जानबूझ के नहीं हटाता भाई, कोटिंग को हट जाती है और इस तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसे प्रिवेंट कैसे करें? इसे बचा भी सकते हैं हम कि अगर ये कभी मान लो खुदा ना खास्ता ये इस तरीके से कनेक्ट हो भी गया तो भी मेरे आग न लगे और ये सारा जो मेरे इक्विपमेंट्स है सारे सही हो, बिगड़े नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फ्यूज़ का। मैं किसका यूज़ करूँगा? फ्यूज़ का। देखो यहाँ पे नॉर्मल बना देते हैं जैसा पहले था अपना, ये गया ये गया। फ्यूज़ क्या काम करता है? फ्यूज़ बोलता है भैया तुम मेरे को ना इन दोनों के बीच में लगा दो, तुम मेरे को इन दोनों के बीच में लगा दो। क्यों भैया, क्यों ऐसा कर रहे हो? इन दोनों के बीच में लगा देने से क्या होगा? अगर खुदा ना खास्ता ये दोनों कनेक्ट हो गए जैसे लास्ट टाइम हुए थे और यहाँ पे आग लग गई थी, अगर ये दोनों इस तरीके से कनेक्ट हुए तो जो करंट यहाँ से जा करके आता था और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता और सारा कुछ सर्वनाश हो जाता, वो अब यहीं से आ जाएगा। जब ये जो होता है ना, ये जो वायर होता है फ्यूज़ का वायर जो होता है बहुत ही सेंसिटिव वायर होता है, बहुत ही सेंसिटिव वायर होता है। इसको पहले से हमने सेट किया होता है कि इतना अमाउंट ऑफ करंट जाएगा तो तू नॉर्मल करंट को पास होने देना, अपने अंदर से भी करंट यहाँ से पास करवा लेना। लेकिन अगर दिखे कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, एक साथ ही अचानक से एकदम अचानक से बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, ये सेंसिटिव वायर होता है। इसके पहले कि करंट यहाँ से घूम के यहाँ जाए, करंट यहाँ से यहाँ जाता है और वो हाई अमाउंट ऑफ करंट जो कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आ रहा होता है इसको जला देता है। स्वाहा, फ्यूज़ गयो, फ्यूज़ चला गया, सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट यहाँ आया ही नहीं, करंट आया ही नहीं तो ये सारे को बिगड़ने का कोई सवाल होता ही नहीं। करंट तो ये बिगड़ते तो तब ना, तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट एक साथ यहाँ आ जाता, लेकिन वहाँ आने से पहले ही फ्यूज़ ने अपनी बलिदान दे दिया, फ्यूज़ ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया इन सबको बचाने के लिए। तो इस तरीके से फ्यूज़ का यूज़ करके हम शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट कर सकते हैं। फ्यूज़ का यूज़ करके शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट कर सकते हैं। समझा क्या? मिटाऊँ क्या? ओके। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपके बुक में अंदर थोड़ा सा ये दिया हुआ है ऑलवेज रिमेंबर। अब जब बोल रहे हैं रिमेंबर तो रिमेंबर कर लो, ऑलवेज रिमेंबर। ये ऑलवेज रिमेंबर क्या कहता है? बोलता है भैया देखो ये जो वॉट है ये क्या होता है? पावर का यूनिट होता है। अभी तो बताया, इसमें कौन सी शर्माने वाली बात है। पर ये जो स्मॉल यूनिट है, ये जो है स्मॉल यूनिट है, इसमें अगर आप पावर को देखोगे ना तो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी। तो इसके लिए हमने निकाला 1 किलोवाट। हमने क्या निकाला? 1 किलोवाट। ये भी पावर की यूनिट है, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये बिग यूनिट है। मैं देख रहे हो ये 1 ग्राम है तो ये 1 किलोग्राम है, इसका 1000 गुना है, इसका 1000 गुना है। तो यानी कि पावर की यूनिट वॉट होती है, बिल्कुल जी। क्या 1 किलो वाट होती है? हाँ जी, ये भी होती है। तो मतलब ये स्मॉल यूनिट और ये क्या हो गई? लार्ज यूनिट हो गई। अभी देखो हम जो जनरली क्या बात करते हैं, जनरली we talk about electrical energy in terms of किलोवाट हार। ये क्या होता है भी? किलोवाट हार क्या होता है? जैसा आपको दिख रहा है किलोवाट है और हार भी है, मतलब क्या हुआ? 1 किलोवाट एनर्जी को 1 घंटे के लिए चलाया, 1 घंटे के लिए चलाया तो टोटल कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हुई? 1 किलोवाट पावर के इलेक्ट्रिसिटी को मैंने 1 घंटे चलाया तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी खत्म हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये खत्म हुई 1 किलोवाट इंटू 1 हार, इंटू 1 हार। कोई महान बात तो नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ ऊपर, तभी तो लिख पाऊँगा ना। यहाँ तक मिटा देता हूँ। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या निकली अपने पास? 1। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई से लिखता हूँ 1 किलोवाट हार। देखो अगर मुझे इसको लिखना है जूल के टर्म्स में, हमने तो एनर्जी जूल्स में पढ़ी है, लेकिन जनरली अगर आप देखोगे आपके पास घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा, उसमें कहीं जूल नहीं दिखेगा भैया, वहाँ पे ये दिखता है। ये क्यों? क्योंकि हम इन जनरल अपने डेली लाइफ के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट हार में ही मापते हैं,
इसके लिए हमने एनर्जी को किलोवाट हार के टर्म्स में निकाल लिया। कब निकाला? जब 1 किलोवाट एनर्जी 1 घंटे के लिए पास हुई तब। अगर इसी को मैं जूल में निकालना चाहूँ तो क्या होगा? जूल के लिए 1 किलोवाट को आप क्या लिख सकते हो? 1000 वाट। आप 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिखते हो ना, तो 1 किलोवाट को 1000 वाट लिखो, इसमें कैसे शर्माने वाली बात। और हार्स को क्या लिखोगे? 3600 सेकेंड। किसी को ना समझ में आया तो यहाँ देख लो भैया, एक हार मतलब होता है 60 मिनट। क्या होता है? 60 मिनट। अब 60 मिनट मतलब होता है 60 × 60 सेकेंड। इसे करो, कितना आता है? 3600 सेकेंड आ जाएगा। 3600 सेकेंड आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1000 × 3600 वॉट इंटू सेकेंड। अब ये वॉट इंटू सेकेंड जो है ना, इसे जूल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। कैसे बोलते हैं सर, ये याद है क्या या भूल गए? याद है ना? तो 1 जूल क्या होता है? 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। तो देखो, जूल बराबर वॉट इंटू सेकेंड आ गया कि नहीं आ गया? जूल बराबर वॉट इंटू सेकेंड आ गया। 1 जूल अपन 1 सेकेंड इज 1 वॉट। 1 जूल इक्वल टू 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। जूल इक्वल टू वॉट इंटू सेकेंड। अब ये देखो, वॉट इंटू सेकेंड को क्या लिखोगे? जूल। ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6। ये हो जाएगा जूल। ये हो जाएगा जूल। समझ गया क्या कि एनर्जी को किलोवाट आवर के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें एक्सरसाइज में 1-2 न्यूमेरिकल भी दिए हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे, रब करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना थोड़ा सा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है? जैसा कि नाम बता रहा है भाई, एज द नेम सजेस्ट, लोडिंग मतलब होता है लोड देना। ओवर मतलब औकात से बाहर, औकात से बाहर लोड देना। ओवरलोडिंग मतलब होता है औकात से बाहर लोड देना। कैसे दिया औकात से बाहर लोड? देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको समझाता हूँ ट्रांसफार्मर की मदद से। आपने कभी सुना है, अभी सुना ही होगा यार, कि वहाँ पे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया। ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया, स्वाहा। कैसे हो गया? क्या होता है ब्लास्ट? ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होना। और ये आपने ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने वाला जो वाकया है वो इन जनरल गर्मी के महीने में सुना होगा। कब सुना होगा? गर्मी के महीने में। गर्मी के महीने में ऐसा क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, हंसना नहीं कोई, ये ट्रांसफार्मर ही है। ट्रांसफार्मर है, यहाँ से आपका घर कनेक्ट है, आपके पड़ोसी का, उसका, उसकी सहेली का, उसकी सहेली की सहेली का, आपके टीचर का, आपके सर का, सबका घर यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर सबका घर यहाँ पे कनेक्टेड है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लेते हो, बिल्कुल लेंगे आप भाई। लाइट बिल भरते हैं यार, ये भी ले गए, ये भी लेगी, ये भी लेगी, ये भी लेगी, बाकी सब भी अपना अपना हिस्सा तो लेंगे ही। कहाँ जाएंगे? ले रहे हैं। ठंडी का मौसम है, पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रही है, लाइट बच रही है, ट्रांसफार्मर कम एनर्जी दे रहा है, कम एनर्जी दे रहा है। बरसात का मौसम है, फिर भी मीडियम एनर्जी ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। गर्मी आ गई, अपने को टीवी चाहिए, एसी चाहिए, अपने को फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, सब पे टिक होना चाहिए। अब इतना एनर्जी तुम ट्रांसफार्मर से मांग रहे हो जिसकी औकात ही नहीं है इतनी एनर्जी देने की। ट्रांसफार्मर की औकात ही नहीं है इतनी एनर्जी देने की जितना तुम इसे डिमांड कर रहे हो। अब ये क्या करेगा? जैसा लास्ट टाइम में देखा था शॉर्ट सर्किट में, अचानक से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो होने लग गई थी, तो क्या हो गया? स्वाहा। बिल्कुल वही हो जाएगा। मांगो, इतनी एनर्जी मांग सकते हो, मांगोगे अपना हीट होगा, ये हीट होगा, हीट होगा। और एक टाइम के बाद जैसे वहाँ पे फ्यूज़ उड़ गया था, सॉरी फ्यूज़ तो हमने बाद में लगाया प्रिवेंशन के लिए, जैसे वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होकर के सारा कुछ जल के खाक हो गया था, सेम इसी तरीके से आपका ट्रांसफार्मर भी उड़ जाता है। आपका ट्रांसफार्मर भी उड़ जाता है। ये गर्मी के महीने में क्यों होता है? पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू, इस वजह से होता है। समझा ओवरलोडिंग कैसा होता है? ओवरलोडिंग को प्रिवेंट कैसे करोगे? सेम वही काम है भाई, ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करने का काम वही है। फिर से यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा दो, फिर से एक फ्यूज़ लगा दो। जब देखोगे कि भैया बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, औकात से बाहर जा रहा है मामला, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रेकेज, यहाँ पे हो जाएगा ब्रेकेज, ब्रेकेज हो जाएगा, ये भी बच जाएगा, ये भी सारे बच जाएंगे, और यहाँ पे सप्लाई कट, सप्लाई कट। ओवरलोडिंग से बचने के लिए ये तरीका होता है। देखो अभी आपके बुक में अगला जो है ना, बहुत सारे फ्यूजेस दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो
आपको अलग अलग टाइप के फ्यूज़ दिखेंगे। कुछ फ्यूजेस ट्रांसफार्मर में लगते हैं, कुछ आप अपने घर में देख लो, चलो बोर्ड पे देख के आओ, दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही। कुछ आपको अगले उसके, ये तो हो गया अपना फ्यूजेस का फोटो, देख लो कोई खास उसमें है नहीं, बस आपको बोर्ड एग्जाम में ये फोटो देख के पूछ सकते हैं कि इनमें ये बताओ किस चीज़ की फ़ोटोज़ हैं, तो आप बताओगे ये सारी किसकी फ़ोटोज़ हैं, तब से बताओगे ये सारी फ्यूजेस की फ़ोटो है। किसकी फ्यूजेस फोटो है, ये फ्यूजेस की फ़ोटो है। काम पूछ सकते हैं इसका, वही बता दो भाई प्रिवेंशन ऑफ शॉर्ट सर्किट, प्रिवेंशन ऑफ ओवरलोडिंग, और क्या बताओगे। उसके बगल में देखो डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो है ना, तो डू यू नो में आपको एमसीबी दिया गया है। क्या दिया गया है आपको, एमसीबी। देखो एमसीबी दिखता कैसा है, ये दिख रहा है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 है। तो ये अलग अलग नीड के लिए एमसीबी को बनाया गया है। एमसीबी को क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जैसा आपको समझ में आ रहा, सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर माने क्या, जब सर्किट ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा करंट पास होगा, ये सर्किट ब्रेक कर देगा। दिस इज द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपके घर में लगा हुआ है और उसी काम के लिए, इस काम के लिए मैंने बताया, आपके घर में शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि आपके घर में कभी शॉर्ट सर्किट ना हो और आपके सारे इक्विपमेंट्स सही सलामत रहे, आग ना लगे। ये हो गया हमारा यहाँ तक ओवरलोडिंग, और ये जो सारे थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे ये हमने कवर किए। होप, आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार लाइक करो, आपको डाउट है कमेंट्स में पूछो, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए कमेंट करो, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।